वाले हैं दंडकारण्य का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे नलवंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश के बारे में। तो नलवंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश के बारे में। तो देखिए, नलवंश जो है ये आपका 4वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन क्षेत्र था इनका महाकांतार। इनकी राजधानी थी पुष्करी भोपालपट्टनम में। और जो नलवंशी सिक्के मिलते हैं वो एड़ंगा कोंडागांव ज़िले में और कुलिया दुर्ग में मिलते हैं। संस्थापक थे जो इनके सिमुक और वराहराज जो है इनको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और जो वर्णन मिलता है वो वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में मिलता है, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में। तो देखिए, प्रमुख शासक जो थे वो सिमुक, शिशुक, व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन और विलास तुंग और नरेंद्र बल। तो देखिए, जो शिशुक या सिमुक हैं ये नलवंश के संस्थापक थे। व्याघ्रराज, तो व्याघ्रराज हरिसेन कृत जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान व्याघ्रराज को पराजित किया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। इसके बाद देखें हम वराहराज, तो वराहराज जो हैं वो नलवंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी जो 29 स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कोंडागांव एड़ेंगा से प्राप्त हुई हैं। इन्होंने गढ़धनोरा में शिव विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, गढ़धनोरा में। उसके बाद देखिए, इनके बाद आते हैं भवदत्त वर्मन। तो ये सिद्धिपुर अमरावती अभिलेख के अनुसार इन्होंने नरेंद्र सेन जो हैं वाकाटक नरेश, इनको पराजित किया था। उसके बाद अर्धपति भट्टारक जो हैं, तो ये भवदत्त वर्मन के पुत्र थे। और जो पृथ्वी सेन है वो नरेंद्र सेन के पुत्र थे। तो इन्होंने आक्रमण किया। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक वंशी जो पृथ्वी सेन थे इन्होंने अर्धपति भट्टारक को पराजित कर दिया और उनकी जो राजधानी थी पुष्करी उसको तहस नहस कर दिया। तो केसरी बेड़ा अभिलेख से जो उड़ीसा में है ये जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखिए स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन को पुनर्स्थापक है ये नलवंश के। इन्होंने पुष्करी को फिर से सुसज्जित किया और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद देखें विलासतुंग, तो इसकी जानकारी हमको राजिम शिलालेख से मिलती है। इसके अनुसार इनका जो शासनकाल था वो 700 से 740 ईस्वी के मध्य था। और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग ने राजिम में, जो राजिम शिलालेख है यहाँ पे, तो राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो है नरेंद्र बल, ये नलवंश के अंतिम शासक थे। तो सिमुक, व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन और विलासतुंग, नरेंद्र बल। इसी संदर्भ में एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि सिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है वो भवदत्त, उस समय जो शासक थे भवदत्त थे। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है उस समय अर्धपति भट्टारक थे। पंडिया पाथर ताम्रपत्र जो है वो भीमसेन द्वितीय के समय में मिला था। राजिम शिलालेख के समय जो शासक थे वो विलासतुंग थे। और पोड़ागढ़ शिलालेख ये स्कंद वर्मन उस समय शासक थे। और एक चीज़ देखें आपकी, वराहराज और उसके पुत्र भवदत्त वर्मन और उसके पुत्र अर्धपति भट्टारक ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो स्वर्ण मुद्रा जारी करता जो नलवंशी शासक हैं वो वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्धपति भट्टारक हैं। अब देखते हैं हम छिंदक नागवंश के बारे में। तो इनका जो शासनकाल है वो 1023 से लेके 1324 ईस्वी तक है। भोगवती पुरेश्वर की उपाधि ये धारण करते थे। प्रमुख स्थापत्य जो देखें तो धारावर्ष जो हैं इसके सामंत चंद्रादित्य ने मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, विशाल गणेश माँ और चंद्रादित्य मंदिर, सामंत जो है चंद्रादित्य ने, जो धारावर्ष के सामंत हैं, इन्होंने बारसूर में इनका
निर्माण करवाया है। अब जो प्रमुख संस्थापक हैं उनमें देखिए नृपति भूषण। तो नृपति भूषण जो हैं और इनकी जो राजधानी थी छिंदक नागवंशियों की, वो राजधानी चक्रकोट भ्रमरकोट में थी। अब देखें जो प्रमुख शासक है उनमें नृपति भूषण। तो नृपति भूषण जो हैं वो छिंदक नागवंश के संस्थापक हैं। धारावर्ष के सामंत ने महामाया मंदिर, बत्तीसा मंदिर और विशाल गणेश मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर बनवाया था। अब इसके बाद आप देखें कि मधुरांतक देव, इसके बाद आए सोमेश्वर देव। तो सोमेश्वर देव ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कलचुरी शासक जो जाजल्य देव प्रथम हैं, उन्होंने इनको पराजित कर बंदी बना लिया था। और इनकी जो माता हैं, मधुरांतक देव की माता गुंडमाह देवी के कहने पर सोमेश्वर को कैद से मुक्त कर दिया था जाजल्य देव प्रथम ने। इसके बाद देखें कन्हर देव। तो कन्हर देव, ये अमोदा ताम्रपत्र से पता चलता है कि पृथ्वी जो कलचुरी शासक थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट पर आक्रमण किया और कन्हर देव को पराजित कर दिया था। इसके बाद राजभूषण देव, फिर जगदेव भूषण, फिर जयसिंह और हरिश्चंद्र देव। तो देखिए ये हरिश्चंद्र देव जो हैं वो अंतिम शासक हैं छिंदक नागवंश के। यहाँ हुआ ये कि जो काकतीय वंश की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे जो अन्नम देव हैं, तो उन्होंने क्या किया था, हरिश्चंद्र देव की पुत्री जो चमेली देवी है, उस पर मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जिसे चमेली देवी ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और 1324 ईस्वी में जो अन्नम देव हैं उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें हरिश्चंद्र देव जो हैं वो पराजित हो गए और यहीं रणभूमि में चमेली देवी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव पड़ी। यहाँ से अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव, इनकी पुत्री का नाम चमेली देवी, और अन्नम देव काकतीय शासक। अब हम बात करते हैं काकतीय वंश की। तो इनका जो शासन काल था वो 1324 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। इसके जो आदि पुरुष हैं, देखिए जो काकतीय वंश है उसको चालकी वंश या कुम्हड़ा फलिमा वंश के नाम से भी जानते हैं, और ये काकतीय वंश के जो संस्थापक हैं वो अन्नम देव हैं। और वंश के आदि पुरुष मूलतः वारंगल राज्य के माने जाते हैं। इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो थी मंदोता, और बाद की जो राजधानियां फिर बस्तर, जगदलपुर, बारसूर और राजपुर भी रही हैं। तो देखिए वारंगल के काकतीय जो थे, यहाँ देखिए कि गणपति, तो गणपति की पुत्री हैं रुद्रमा देवी, इनका विवाह हुआ था वीर भद्रेश्वर कल्याण के चालुक्य शासक से। फिर आगे देखें कि मडम्मा देवी जो हैं, इनका विवाह हुआ था महादेव, जो सोलंकी अन्हिलवाड़ के चालुक्य थे। अब इनके 3 संतानों में रैला देवी, अन्नम देव और प्रताप रुद्र देव थे। तो प्रताप रुद्र देव के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए कि सन 1310 में जो आक्रमण हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने आक्रमण के पश्चात प्रताप रुद्र देव ने बिना युद्ध किए अपनी स्वर्ण की प्रतिमा बनाई और उसे जंजीरें लगाकर कोहिनूर हीरा के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए करद शासक बन गए। अब देखिए कि सन 1921 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात प्रताप रुद्र देव बस्तर की ओर अग्रसर हुए और प्रताप रुद्र देव बस्तर की ओर चल दिए, और कालांतर में उसका जो छोटा भाई अन्नम देव है इस क्षेत्र में आकर काकतीय वंश की नींव रखी, उसके भाई अन्नम देव ने। तो जो काकतीय वंश है, जिसे चालकी वंश या कुम्हड़ा फलिमा वंश के नाम से भी जाना जाता था, इनका जो शासन काल था 1324 से लेकर 1947 तक, जिसके संस्थापक थे अन्नम देव। तो इस वंश को हम देख सकते हैं कि 1324 से लेकर 1778 तक स्वतंत्र शासक के रूप में, तो ये अन्नम देव से लेकर अजमेर सिंह तक शासन किया।
उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि 1778 से 1818 तक ये मराठा अधीन शासक रहे दरियादेव और महिपाल देव। उसके बाद 1818 से लेकर 1854 तक अंतिम मराठा शासक आंग्ल मराठा शासक के अधीन महिपाल देव, भूपाल देव और भैरम देव रहे। उसके बाद 1854 से 1947 तक ब्रिटिश अधीन शासक जो भैरम देव, फिर रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्लित कुमारी देवी और प्रवीर चंद भंज देव, तो ये 1947 तक रहे। और इसी क्रम में आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो राजधानियां रहीं, तो देखिए काकतीय वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं अन्नम देव। उसके बाद मराठा अधीन प्रथम काकतीय शासक थे दरियादेव। उसके बाद आंग्ल मराठा अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन थे? महिपाल देव। और ब्रिटिश अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन थे? भैरम देव। और अंतिम काकतीय शासक कौन है? प्रवीर चंद भंज देव। अब आप देखें कि अन्नम देव जो हैं, अब देखिए शासक और उनकी राजधानियां देखते हैं। तो अन्नम देव जो हैं, जो संस्थापक हैं, इन्होंने मंधोता में अपनी राजधानी बनाई। फिर पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में राजधानी बनाई, वीर सिंह देव ने राजपुर में और दलपत देव ने जगदलपुर में। तो अन्नम देव की राजधानी थी मंधोता, पुरुषोत्तम देव की बस्तर और वीर सिंह देव की राजपुर और दलपत देव की जगदलपुर। अब देखें स्वतंत्र शासक देखते हैं हम कि अन्नम देव जो हैं, तो यहाँ पे देखिए अन्नम देव 1924 से लेके 59 ईस्वी तक तो ये संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो मंधोता थी। स्थापत्य है इनका कि इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर जो है डंकनी शंखनी नदी के संगम पर तराला ग्राम दंतेवाड़ा में बनाया और बस्तर के लोकगीतों में इन्हें चालकी वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब हम देखते हैं पुरुषोत्तम देव के बारे में। 1468 से लेके 1534 तक तो इन्होंने क्या किया कि मंधोता जो है वहाँ से राजधानी को बस्तर स्थानांतरित कर दिया और इनको उपाधि मिली थी रथपति थे, जो उड़ीसा के स्थानीय शासक द्वारा प्रदत्त की गई थी। सांस्कृतिक कार्य इन्होंने किया कि बस्तर में दशहरा, गोंचा पर्व और अमरौस तिहार का आरंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं प्रताप राजदेव। तो प्रताप राजदेव इन्होंने क्या किया, डोंगर क्षेत्र के 18 गढ़ जो थे, ठीक है, डोंगर क्षेत्र के, उस पर विजय प्राप्त की। इनके शासन काल में गोलकुंडा के शासक कुली कुतुबुद शाह ने बस्तर पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं वीर सिंह। तो वीर सिंह इन्होंने क्या किया कि बस्तर से राजपुर स्थानांतरित कर दिया और ये स्थापत्य है इनका राजपुर में इन्होंने किला बनवाया। और इनके शासन काल में भेजी जमींदारों का विद्रोह हुआ था, जिसमें जमींदार जो है वो विजय रहे थे। बस्तर के दशहरा में 16 पहियों के जगह, ठीक है, वीर सिंह के बारे में देख रहे हैं हम, तो इन्होंने 16 पहियों के जगह क्या किया था, 4 पहिए फूल रथ और 8 पहिए वाला विजय रथ चलाना प्रारंभ किया था। उसके बाद हम देखते हैं हरपाल देव के बारे में। तो हरपाल देव जो है नवरंग क्षेत्र के विजयाभियान की स्मृति में दंतेश्वरी मंदिर में आपका 1702 में शिलालेख उत्कीर्ण कराया, जो कि प्रदेश का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। तो इस संदर्भ में है हरपाल देव। अब देखें रक्षपाल देव या राजपाल देव। तो इनको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की। ये उपासक थे मणिकेशरी देवी के और इनके मृत्युपरांत इनकी पत्नी जो है इंद्र कुंवर ने अपने भाई चंदेल वंशी को राजा बना दिया था। तो ये रक्षपाल देव के बारे में। अब हम देखते हैं दलपत देव। तो दलपत देव क्या है, इन्होंने क्या किया, जगतगुड़ा जो है, जगतगुड़ा मतलब जगदलपुर, ठीक है, वहाँ पे दलपत सागर जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है उसका निर्माण करवाया। और बस्तर में सन 1770 में भोसला सेनापति जो है नीलू पंडित ने यहाँ पे आक्रमण किया था। स्वतंत्र
जो शासक थे अंतिम अजमेर सिंह। तो यहाँ पे देखिए बस्तर क्षेत्र में इन्हें क्रांति का मसीहा कहा जाता है। इनके शासनकाल में हलबा विद्रोह हुआ था 1774 से लेकर 1778 तक में। और अजमेर सिंह शासक बनने के पूर्व जो हैं वो डोंगर क्षेत्र जो है उसके प्रशासक थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठा अधीन जो शासनकाल है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए कि दरियादेव जो हैं वो 1778 से लेकर 1800 तक थे। प्रमुख विद्रोह हुआ था यहाँ पे भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ था 1795 ईस्वी में। और इन्होंने अपने भाई अजमेर सिंह को पराजित करने हेतु मराठाओं से संधि की। फिर इनके काल में 1795 ईस्वी में जेटी ब्लंट जो हैं वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे। उसके बाद कोटपाड़ की संधि के परिणाम जो 6 अप्रैल 1778 को हुआ तो बस्तर क्षेत्र मराठों का करद राज्य बन गया। और कोटपाड़ की संधि जो है वो 6 अप्रैल 1778 को हुई थी और मराठा सेनापति अवीर राव जयपुर के नरेश विक्रमदेव और दरियादेव के मध्य हुई थी। तो किन के बीच हुई थी? मराठा सेनापति अवीर राव, जयपुर नरेश विक्रमदेव और दरियादेव के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत बस्तर क्षेत्र जो है उस पर मराठा नियंत्रण स्थापित हो गया और काकतीय शासक दरियादेव मराठों के अधीन करद शासक बनकर रह गए। अब हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा अधीन शासक जो हैं तो इसी के समय यहाँ पे महिपाल देव भी थे। ठीक है, तो महिपाल देव 1800 लेके 1842 तक। तो यहाँ पे जो प्रमुख विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका परलकोट का विद्रोह। तो ये 1824 से लेकर 1825 तक था, जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गेंद सिंह थे। तो इनके काल में मराठा सेनापति रामचंद्र बाघ ने आक्रमण किया था और इन्होंने मराठा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो 1819 में मराठा सेनापति रामचंद्र बाघ ने आक्रमण कर इन्हें पराजित कर दिया था। और 1818 में आंग्ल मराठा संधि हुई और सन 1830 में महिपाल ने बकाया शेष के रूप में जो सिहावा क्षेत्र था ये क्षेत्र मराठों को दे दिया। परगना जो था सिहावा परगना वो नागपुर शासन को सुपुर्द कर दिया। अब इसके बाद देखें भूपाल देव। तो भूपाल देव जो हैं ये इनके शासनकाल में 2 विद्रोह हुआ था। एक तो हुआ था मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह जो है 1842 में से 63 तक हुआ था, जिसके जो नेतृत्व करता है वो हिड़मा मांझी हैं। और तारापुर विद्रोह जो हुआ था उसमें आपके 1842 से लेके 54 तक में दल गंजन सिंह थे। और दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा रोकने में असफल होने के कारण इन पर अभियोग चलाया गया था भूपाल देव के ऊपर। अब बस्तर राज देखते हैं हम। तो देखिए कि भैरम देव, तो लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया। इस व्यवस्था परिवर्तन में संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो था वो मराठों के मतलब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। और इस नीतिगत परिवर्तन से बस्तर क्षेत्र प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो इस संदर्भ में देखें भैरम देव, तो भैरम देव अंग्रेजों के अधीन प्रथम काकतीय शासक थे। प्रमुख विद्रोह इनके समय में हुआ था लिंगागिरी 1856 में, फिर कोई विद्रोह हुआ था और मुड़िया विद्रोह हुआ था। तो सर्वप्रथम बस्तर क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा स्कूल हेतु स्कूल खोले गए थे और छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट जो हैं वो बस्तर क्षेत्र की यात्रा में आए थे। अब देखिए इसी समय रानी चोरिस, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी महिला थी, जुगराज कुंवर इनका नाम था। इन्होंने अपने पति भैरम देव के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं रुद्र प्रताप देव के बारे में। तो देखिए रुद्र प्रताप देव जो हैं इनको सेंट ऑफ जेरूसलम ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त की गई थी उपाधि। और स्थापत्य था कि इन्होंने जगदलपुर नगर का नियोजन किया था। चौराहों का शहर बोला जाता है जगदलपुर को। प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो भूमकाल बस्तर विद्रोह था 1910 में। प्रचलित प्रथा में जो गैटी पोनी जो है उसमें सुंडी, कलार, धोबी, परना जाति की महिलाओं का विक्रय किया जाता था। इसके बाद देखें प्रफुल्ल कुमारी देवी।
तो प्रफुल्ल कुमारी देवी जो हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक थी। इनका जो विवाह था वो मयूर चंद भंजदेव से हुआ था और इनका जो निधन है वो इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद देखिए प्रवीर चंद भंजदेव। तो प्रवीर चंद भंजदेव जो हैं वो काकतीय वंश के अंतिम शासक हैं। तो ये वंश ऐसा चलता रहा है जिसमें अंतिम शासक हैं प्रवीर चंद भंजदेव। तो इनके काल में बस्तर रियासत को जनवरी 1948 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो बस्तर क्षेत्र के बारे में हम देखें तो नलवंशी के जो संस्थापक थे शिशु 4वीं से 12वीं शताब्दी तक, छिंदक नाग वंश में संस्थापक नृपति भूषण और 1023 से 1324 तक। उसके बाद इनके बाद आया काकतीय वंश, अन्नमदेव संस्थापक 1324 से 1947 तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर आप टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।